हेलो स्टूडेंट्स, वाईफाई स्काई के यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और आज से हम लोग ट्वेल्थ केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। उस पार्ट का नाम है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसे कि हिंदी में अकार्बनिक रसायन के नाम से जाना जाता है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुल मिलाकर आप लोगों को 7 चैप्टर पढ़ना है और इन 7 चैप्टर में से आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 शुरू करने जा रहे हैं और यह चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 1 होगा। तो यह चैप्टर का नाम क्या है? तो चैप्टर का नाम मैंने यहाँ पर लिख दिया है, तत्वों को अलग करने के सामान्य सिद्धांत, यानी कि जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेज फॉर द आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से लगभग 10 नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि 70 नंबर के आपका एग्ज़ाम होना है और 70 नंबर के एग्ज़ाम में 10 नंबर के क्वेश्चन जो है आपको सिर्फ यही चैप्टर कवर कर रहा है। तो इस चैप्टर को आप अच्छी तरह से पढ़ें, एक एक क्वेश्चन को आप लोग अपने नोटबुक में नोट करें और उसको अच्छी तरह से याद करें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहला चैप्टर, जिसका नाम है तत्वों को अलग करने का समान सिद्धांत। तो यहाँ सबसे पहले आप लोग नोटबुक पर चैप्टर का नाम लिखेंगे। सबसे ऊपर मैंने यहाँ पर लिख दिया है तत्वों को अलग करने के सामान्य सिद्धांत एवं प्रक्रियाएं, यानी कि इंग्लिश में जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेज फॉर द आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो इस चैप्टर में आपको मेन रूप से यह जानना है कि कोई भी धातु जो प्राप्त होती है उसको प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है, यानी कि धातु को मेन रूप से प्राप्त करने के विषय में जानकारी इसमें ली जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग इस चैप्टर को। सबसे पहला यहाँ पर सवाल आपको दिख रहा है कि तत्व मुख्य रूप से कितने अवस्थाओं में पाए जाते हैं, वर्णन करें। ये पहला क्वेश्चन है कि तत्व मुख्य रूप से कितने अवस्थाओं में पाए जाते हैं। तो इस प्रश्न को आप समझिए, इसमें आपसे पूछा गया है कि इस दुनिया में जितने भी तत्व हैं वह मुख्य रूप से कितने अवस्थाओं में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आंसर मैं लिख रहा हूँ कि तत्व मुख्य रूप से 2 अवस्थाओं में पाए जाते हैं। पहला है मुक्त अवस्था और दूसरा है संयुक्त अवस्था। यहाँ पर हमने अवस्था को क्रियाशीलता के आधार पर वर्गीकृत किया है कि दुनिया में जितने भी तत्व होंगे या तो वो मुक्त अवस्था में पाए जाएंगे, नहीं तो संयुक्त अवस्था में पाए जाएंगे। अब मुक्त अवस्था और संयुक्त अवस्था को हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले मुक्त अवस्था को आप लिखिए, तत्वों की मुक्त अवस्था यानी कि फ्री स्टेट ऑफ एन एलिमेंट। तो इसका डिफिनीशन है कि वे तत्व जो बहुत ही कम क्रियाशील होते हैं मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है सोना, चांदी, प्लेटिनम, सल्फर, कार्बन, नाइट्रोजन, अक्रिय गैस इत्यादि। तो तत्व की मुक्त अवस्था का मतलब यह हुआ कि इस दुनिया में वैसे तत्व जो कि बहुत कम क्रियाशील होते हैं, तो बहुत ही कम क्रियाशील तत्व जो होंगे वो किस अवस्था में पाए जाएंगे? मुक्त अवस्था में। और मुक्त अवस्था का एग्जाम्पल मैंने लिख दिया है सोना, चांदी, प्लेटिनम, सल्फर, कार्बन, नाइट्रोजन, अक्रिय गैस इत्यादि। तो ये सभी एग्जाम्पल को आप अच्छी तरह से रट लेंगे। एग्जाम्पल बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि निम्न में कौन सा तत्व मुक्त अवस्था में पाया जाता है, और मेरे ख्याल से यह क्वेश्चन 2013 में पूछा गया था और सोना उसका राइट आंसर था। तो आप इन सभी एग्जाम्पल को अच्छी तरह से याद कर लेंगे। मैंने आपको समझाया कि वे तत्व जो बहुत ही कम क्रियाशील होते हैं वे मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। यहाँ से आपको क्वेश्चन को एक नए ढंग से भी पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि सोना मुक्त अवस्था में क्यों पाया जाता है। तो आपको वहाँ पर बताना होगा कि चूँकि सोना की क्रियाशीलता बहुत ही कम होती है, इसलिए ये मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। तो दिए गए एग्जाम्पल में से कोई भी ऑप्शन में हो और यदि यह पूछा जाए कि यह मुक्त अवस्था में क्यों पाया जाता है, तो आपको यही आंसर देना होगा कि चूँकि इन सभी तत्वों की क्रियाशीलता बहुत ही कम होती है, इसलिए ये सब मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं संयुक्त अवस्था को कि तत्व की संयुक्त अवस्था क्या होती है। तो यहाँ पर तत्वों की संयुक्त अवस्था, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं ज्वाइंट स्टेट ऑफ एन एलिमेंट। तो इसका डिफिनीशन है कि वे तत्व जो बहुत अधिक क्रियाशील होते हैं संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम,
कैल्शियम, जिंक, लोहा, कार्बन, सल्फर इत्यादि। तो तत्व की संयुक्त अवस्था आप समझ पाए होंगे कि जिन तत्वों की क्रियाशीलता बहुत अधिक होगी वे सब किन अवस्था में पाए जाएंगे, तो वे सब पाए जाएंगे संयुक्त अवस्था में। क्रियाशीलता का मतलब आप लोग समझते होंगे, अधिक क्रियाशील होने का यह मतलब है कि ये सभी तत्व तुरंत किसी तत्व से अभिक्रिया कर लेंगे और मुक्त अवस्था में जो तत्व पाए जाएंगे वो किसी तत्व से तुरंत अभिक्रिया नहीं करेंगे, उनको अभिक्रिया करने में देर लगेगा। यहाँ एक बात और ध्यान देने वाला है कि संयुक्त अवस्था और मुक्त अवस्था दोनों में मैंने सल्फर और कार्बन का वर्णन किया है। तो आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि सल्फर और कार्बन जो है वो मुक्त अवस्था के एग्जाम्पल है या फिर संयुक्त अवस्था के एग्जाम्पल है। तो रियली यह है कि सल्फर और कार्बन जो है वो मुक्त अवस्था में भी पाए जाते हैं, साथ ही साथ संयुक्त अवस्था में भी पाए जाते हैं। तो आप अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सल्फर और कार्बन कौन सी अवस्था में पाए जाते हैं, तब आपको आंसर देना होगा कि मुक्त अवस्था और संयुक्त अवस्था दोनों। तो आप इसको स्क्रीनशॉट करके रख लें, जब वीडियो समाप्त हो जाएगा तब आप इसको नोटबुक में नोट कर लेंगे। अब हम लोग आगे देखते हैं। अगला सवाल है खनिज के विषय में। खनिज यानी कि मिनरल क्या होता है, तो हम लोग जान लेते हैं कि खनिज क्या होता है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अकार्बनिक पदार्थ खनिज कहलाते हैं। तो पृथ्वी का जो ऊपरी परत होता है उसे भूपर्पटी कहा जाता है, और इस भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से जितने भी अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं वे सबके सब क्या कहलाते हैं, खनिज कहलाते हैं। तो आप इस बात को समझ पाए होंगे कि खनिज क्या होता है। तो भूपर्पटी, यहाँ भूपर्पटी में कन्फ्यूजन हो सकता है, तो आप इस फिगर के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि यह एक पृथ्वी का फिगर है और इस पृथ्वी में अगर आप यहाँ पर स्थित हैं तो यहाँ से आप 34 किलोमीटर भीतर तक जाते हैं तो यह 34 किलोमीटर तक का एरिया जो होगा यही कहलाएगा भूपर्पटी। इसे इंग्लिश में क्रस्ट भी कहा जाता है। तो यही 34 किलोमीटर तक के क्षेत्र में जितने भी अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं वे सब क्या कहलाएंगे, खनिज कहलाएंगे। अब खनिज जानने के बाद हम लोग जान लेते हैं अयस्क के विषय में, यानी कि ओर के विषय में। तो अयस्क का डिफिनीशन आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है कि वे खनिज जिससे धातुओं को आसानी से एवं कम खर्च में प्राप्त किया जा सकता है अयस्क कहलाते हैं। यानी कि वैसे खनिज जिनसे धातुओं को प्राप्त करना बिल्कुल आसान हो और उसमें खर्च भी आपको कम लग रहा हो, तो वे सभी के सभी खनिज क्या कहलाएंगे, तो वे सब कहलाएंगे अयस्क। तो अयस्क मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ कि जितने भी खनिज ऐसे हैं जिनसे हम किसी न किसी धातु को आसानी से एवं कम खर्च में प्राप्त कर सकते हैं, ये सब क्या कहलाते हैं, तो ये सब अयस्क कहलाते हैं। यहाँ से एक इम्पोर्टेंट नोट्स भी बनता है। नोट आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है कि सभी अयस्क खनिज होते हैं किंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। इस बात का यह मतलब हुआ कि इस दुनिया में जितने भी अयस्क होंगे सबके सब खनिज होंगे, लेकिन सभी खनिज जो है वो अयस्क नहीं होंगे। तो ये नोट भी पूछा गया है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छी तरह से याद कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में धातु कर्म यानी कि मेटालर्जी की जानकारी दी गई है। तो धातु कर्म का डिफिनीशन आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है कि अयस्क से धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को धातु कर्म कहा जाता है। मैंने अभी अभी आपको अयस्क के विषय में जानकारी दी थी। तो किसी भी अयस्क से धातु प्राप्त करने के लिए कुछ प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है और उन्हीं प्रोसेस को हम लोग धातु कर्म यानी कि मेटालर्जी कहते हैं। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आधात्री। तो आधात्री जिसे कि इंग्लिश में गैंग कहा जाता है। तो यह गैंग का स्पेलिंग है, आप लोग कंफ्यूज नहीं हो। कुछ लोग हो सकता है कि इसको गैंग नहीं गंगू पढ़ ले, लेकिन यह गंगू बिल्कुल नहीं है, यह गैंग ही है और इसे आप मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। तो अयस्क में पाए जाने वाले अशुद्धि को आधात्री कहते हैं। तो आधात्री में मैंने आपको बताया कि अयस्क को जब आप पृथ्वी के भीतर से खन के बाहर निकालते हैं तो अयस्क के साथ साथ उसमें कुछ बेकार पदार्थ भी यानी कि कुछ अशुद्धि भी आ जाता है। तो उन्हीं अशुद्धि को क्या कहा जाता है, तो उन्हें आधात्री कहा जाता है। तो आपको याद हो गया होगा कि अयस्क में पाए जाने वाले अशुद्धि को आधात्री कहा जाता है।
अगला सवाल है द्रावक। द्रावक यानी कि फ्लक्स किसे कहा जाता है? तो अयस्क में पाए जाने वाले अशुद्धि को हटाने के लिए बाहर से एक पदार्थ मिलाया जाता है जिसे द्रावक कहते हैं। तो यह भी बहुत ही आसान डिफिनीशन है कि मैंने आपको अभी समझाया कि अयस्क में कुछ अशुद्धियाँ पाई जाती है और उन्हीं अशुद्धि को बाहर निकालने के लिए हम लोग बाहर से कुछ पदार्थ को उसमें मिला देते हैं। तो बाहर से जो पदार्थ मिलाया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? द्रावक कहते हैं, यानी कि फ्लक्स कहते हैं। और अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है धातुमल यानी कि स्लैग। तो गैंग एवं द्रावक के मिश्रण को धातुमल कहते हैं। तो गैंग यानी कि अधात्री और द्रावक को मिला दीजिएगा, तब जो इन दोनों का जो मिश्रण बनेगा उसी मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं धातुमल यानी कि स्लैग कहते हैं। तो उम्मीद है कि आप इन सभी बातों को समझ पाए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं हम लोग लेक्चर नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।